हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर हमारा था, वहाँ हमने किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके चार्टर एक्ट 1853 तक। ठीक है, कितना तक हमारा कवर हो चुका है। आज के लेक्चर में देखेंगे 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जो जो पॉइंट लिखते जाऊंगा उसको आप सुनना एंड साथ में रनिंग नोट्स बनाते जाना। तो क्या होगा, पॉइंट वाइज नोट्स आपका जब तैयार हो जाएगा ना, तो रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसका प्रोविजन था। फर्स्ट क्या था, इंडिया जो हुआ, क्या इंडिया हुआ डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी हो गया। ठीक है, डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी। यहाँ पे जो ड्यूअल गवर्नमेंट था, रिलाइज कर दिया गया ड्यूअल गवर्नमेंट को। ठीक है, जो हमारा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको एबलाइज कर दिया गया। देन यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक न्यू पोस्ट ऐड किया गया। ठीक है, जो फर्स्ट सेक्रेटरी हुए थे, ए पीवाईक्यूज में आ चुका है, इसको आप पीवाईक्यूज मार्क कर लेना। लॉर्ड स्टैनले, लॉर्ड स्टैनले हमारा फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। और इनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर का काउंसिल, 50 मेंबर्स काउंसिल, एक काउंसिल बनाया गया। ठीक है, जो काउंसिल का रोल था एक एडवाइजरी रोल था। ठीक है, एडवाइजरी रोल। ठीक है, ये क्या काम करते थे, एक चैनल था, चैनल बिटवीन, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हैं इसको, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इतना तक क्लियर है आपका। हाँ, थोड़ा राइटिंग खराब है बट उसको बिहेव करना, जो मैं सुन बोल रहा हूँ उसको आप समझ रहे होगे आई होप। तो उसी के बेस पे आप लिखते जाना। ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होते थे ना, उसका एक क्राइटेरिया था। क्राइटेरिया क्या था कि ये ब्रिटिश एमपी होना चाहिए, ब्रिटिश ब्रिटिश का में ब्रिटिश एमपी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। ये जो होते थे मेंबर होते थे किसका, पीएम्स कैबिनेट। वो कैबिनेट के पीएम के जो कैबिनेट उसका मेंबर होते थे एंड अलोंग विद ब्रिटिश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये सारा प्रोविजन आया। नेक्स्ट प्रोविजन क्या था, आया था जो गवर्नमेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उनको चेंज करके क्या हुआ, वाइसरॉय, वाइसरॉय का टाइटल दिया गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाइसरॉय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग साहब। लॉर्ड कैनिंग को फर्स्ट वाइसरॉय बनाया गया। एंड यहाँ पे एक इंड हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, जो प्रोविजन था ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसमें उसको इंड किया गया। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का मेन प्रोविजन था। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 का क्या प्रोविजन था, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या था, यहाँ पे ना डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ट्रेंड शुरू हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जो पावर जो एक हाथ में होता है ना, सेंटर में होता है, उसके बाद उसको पावर को डिवॉल्व करते हैं अलग अलग चीजों पे। जैसे सेंटर यहाँ पे इंडिया में क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है ना, जैसे 73 7 पंचायती राज देखो, है ना, पंचायती राज म्यूनिसपैलिटी, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन क्या, वो पावर डिवॉल्व किया गया लोअर लेवल तक। वैसे ही यहाँ पे भी 1861 में भी ट्रेंड हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन का ट्रेंड शुरू हुआ। यहाँ पे क्या किया गया, जो लेजिस्लेटिव पावर था बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज का, उसको क्या किया गया, रिस्टोर किया गया। तो लिखेंगे रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे
मद्रास प्रेसिडेंसिस फर्स्ट हुआ। उसके बाद प्रोविजन आया, प्रोविजन क्या है, वाइसरॉय नॉमिनेट कर सकते थे कुछ इंडियंस को जो उसके एक्सटेंडेड काउंसिल, अपने एक्सटेंडेड काउंसिल में कुछ इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते थे। तो यहाँ पे लिखो वाइसरॉय नॉमिनेट करेंगे सम इंडियन मेंबर्स, सम इंडियन में कहाँ पे इज एक्सटेंडेड काउंसिल। तो यहाँ पे तीन लोग, तीन इंडियंस को यहाँ चूज किया गया था। तो इस समय आए थे कौन सा, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ठीक है, ये तीन इंडियंस थे, बनारस, पटियाला, दिनकर। दिनकर जी पटियाला पहने कहाँ में, बनारस, ऐसे याद कर सकते हो, दिनकर पटियाला पहने कहाँ में, बनारस में। तो ऐसे वो बनारस, पटियाला और सर दिनकर राव। नेक्स्ट आया क्या, पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। पोर्टफोलियो इन द सेंस देखते हो अलग अलग मिनिस्ट्री है और उस मिनिस्ट्री का अलग अलग मिनिस्टर हेड कर रहे हैं ना, तो वही हो गया पोर्टफोलियो से। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट किसी और के हाथ में दिया गया, होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के पास है, तो ऐसे ऐसे करके वहां पे भी पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया और अलग अलग मिनिस्टर कंसर्न को दिया गया, समझ गए ना। उसके बाद जो गवर्नर जनरल थे वो क्या कर सकते थे, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे इमरजेंसी के टाइम में। ऑर्डिनेंस कोई भी मतलब बिल वगैरह ला सकते थे इमरजेंसी के टाइम में, और इसका वैलिडिटी होगा 6 मंथ का। ठीक है, अब उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट किया गया कुछ प्रोविंसेस के लिए। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल अब किसे इसलिए आया था ये भी देख लेते हैं। बंगाल, बंगाल में कब आया, 1862, डेट लिख लेना। ठीक है, नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, इसके लिए कब आया, 1886। एंड पंजाब के लिए आया 1897। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इंडियन काउंसिल एक्ट 89, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। यहाँ पे देखा गया फर्स्ट प्रोविजन था नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर को इंक्रीज किया गया। ठीक है, इंक्रीज किया कहाँ पे, ऑफिशियल मेंबर सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये दोनों जगह ऑफिशियल जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनका नंबर इंक्रीज किया गया। लेकिन यहाँ पे एक ये भी दिमाग में रखा गया कि जो ऑफिशियल मेजोरिटी होगा, ऑफिशियल मेजोरिटी वो होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, मेंबर क्या कर सकते थे, मेंबर्स डिबेट कर सकते थे बजट पे। ठीक है, ये था, बट उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं था, नो वोटिंग राइट। और उसके बाद उनको बार्ड किया गया कोई फॉलो अप क्वेश्चन पूछने के लिए, बार्ड फॉर आस्किंग फॉलो अप क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं, ये स्टार मार्क कर लेना यहाँ पे, क्वेश्चंस आए हुए हैं पीवाईक्यू। इनडायरेक्ट
इलेक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट देख लो, जो मेंबर्स थे, मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल, जो प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर थे वो रिकमेंडेड किए जाते थे, रिकमेंडेड बाय यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्यूनिसपालिटी से, म्यूनिसपालिटीज हो जाएगा आपका जमींदार एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ना, और स्क्रीन पे लिखने की आदत नहीं है तो राइटिंग थोड़ा गंदा हो रहा है। नेक्स्ट प्रोविजन है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उनको ज्यादा पावर दिया गया। लाइक न्यू लॉ को बना सकते थे, ओल्ड लॉ को रिपील कर सकते थे, लेकिन वहां पे गवर्नर जनरल का एसेंट जरूरी था। ठीक है, काउंसिल को गिवन मोर पावर्स, लाइक propose new laws, repeal old ones, और गवर्नर का, गवर्नर जनरल का एसेंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, याद हो गया होगा ना। क्या क्या था, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, मतलब नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी नहीं रहेगा, ऑफिशियल मेजोरिटी रहेगा, लेकिन सेंट्रल और प्रोविंशियल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स था उसको इंक्रीज किया गया। मेंबर्स को बजट पे डिबेट करने का राइट दिया गया, लेकिन वोटिंग राइट एंड फॉलो अप क्वेश्चंस का अधिकार नहीं था। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया, और जो मेंबर्स थे प्रोविंशियल काउंसिल में वो कहाँ से रिकमेंड करेंगे, तो उसके लिए अलग अलग जगह बताया गया, यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसपालिटीज, जमींदार एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो ज्यादा नंबर ऑफ पावर दिया गया, ताकि वो ओल्ड और न्यू लॉ जो भी इसका तो रिपेल कर सकते हैं या तो न्यू बना सकते हैं, और जहाँ पे गवर्नर जनरल का एसेंट रिक्वायर्ड था। इतना क्लियर है। अब देख लेते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। यहाँ पे इंक्रीज किया किसका, साइज ऑफ, इंक्रीज द साइज ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको याद करना है ऐसे सीएलसी, यहाँ पे 60 to 60 आया, 16 to 60। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो नंबर था, साइज मतलब वैरी किया था जगह टू जगह, है ना, वो वैरी किया था, उसमें कोई फिक्स नहीं था, वैरी कर रहा था। लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 to 16 किया गया। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हाँ। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था ना, सीएलसी, यहाँ पे था ऑफिशियल मेजोरिटी, राइट। लेकिन जो पीएलसी था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे था नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। नेक्स्ट प्रोविजन, अगेन यहाँ स्टार मार्क करना, यहाँ पे जो मेंबर्स थे आस्क कर सकते, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क करने का अधिकार दिया गया, एंड बजट रिसोल्यूशन को मूव करने का भी अधिकार दिया गया। मेंबर्स आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस
फर्स्ट हुआ एंड सेकेंड क्या हुआ, बजट रिजर्व। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा कुछ समझना नहीं है, बस इसको सीक्वेंस है ना, उसको बस सुनते जाओ। ठीक है, सुनते जाओ, और एक से दो बार पढ़ोगे ना तो सारा चीज अपने आप माइंड में बैठ जाएगा। और क्वेश्चन इससे कम आता है रिलेटिवली, जो अदर चैप्टर है पॉलिटी का ना, एक कम आता है, लेकिन ये जो चैप्टर है ये आपका हिस्ट्री में भी काम देगा, मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, एंट्री ऑफ इंडियंस कहाँ पे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर्स। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर देखो तो सत्येंद्र एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको, ये क्या हुआ, फर्स्ट इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसका, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, एज ए क्या थे, लॉ मेंबर। ठीक है, स्टार मार्क करना। एंड काफी एक जो इसका जो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी हर एक एग्जाम में पूछता है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, एक प्रोविजन लाया गया, इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, समझ गए, एक प्रोविजन इसमें लाया गया। और जो और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्या है, लॉर्ड मिंटो लिख लेना, लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं, समझे। लॉर्ड मिंटो फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट। तो यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं, नेक्स्ट आ गया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। नेक्स्ट प्रोविजन, फर्स्ट प्रोविजन लिखना, डायरकी लाया गया, डायरकी कहाँ पे, एट प्रोविंशियल लेवल। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन क्या था, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट हुआ, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, कैसे कैसे, सेंट्रल सब्जेक्ट्स एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है इसको पीएस करते हैं, पीएस। इसको क्या किया गया, यहाँ पे आ गया रिजर्व्ड ट्रांसफर, तो यहाँ पे लिखते हैं सुपरविजन। तो रिजर्व सब्जेक्ट जो था ना, वो ब्रिटिश गवर्नर के सुपरविजन में था, और जो ट्रांसफर था, इंडियन मिनिस्टर। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या थे, सब्जेक्ट्स, अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो प्रेस वेरी इंपॉर्टेंट था, वो ब्रिटिश गवर्नर के अंदर रखा गया, रेवेन्यू अगेन इंपॉर्टेंट, उसी को दे दिया गया, फॉरेस्ट यहाँ से भी रेवेन्यू वगैरह आता था। ठीक है, इसी के अंदर दे दिया गया, पुलिस, वाटर, ये सारा किसको दिया गया, तुम्हारे ब्रिटिश गवर्नर, जो कि रिजर्व सब्जेक्ट का पार्ट था। लेकिन जो इंडियन मिनिस्टर के जो अंदर जो सब्जेक्ट्स थे वो थे पब्लिक वर्क, काफी काफी मतलब ऐसा था कि ज्यादा उसका वो नहीं था, है ना,
पब्लिक वर्क, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सैनिटेशन। उसके बाद तुमको दे दिया गया था क्या, इंडस्ट्रियल, हाँ, इंडस्ट्रियल रिसर्च, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू कंपनीज। ये सारा हुआ, ठीक है। हाँ, और एक और था, रोल ऑफ गवर्नर जनरल। इसमें था ना, यहाँ पे इंटरफेयर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, लिमिटेड था। यहाँ पे लिमिटेड इंटरफेयर था। एंड गवर्नर जनरल का एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये सब का क्या था, जो इंटरफेरेंस था यहाँ पे था, लेकिन इंडियन इंडियन वाला जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था उसमें क्या था, लिमिटेड था, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन, एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो डायरकी वाला प्रोविजन काफी इंपॉर्टेंट था, इसको स्टार मार्क करना। नेक्स्ट प्रोविजन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, हाँ, और इसमें जो रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट को जो जो मैं सब्जेक्ट बताया है ना, जो जो मैं सब्जेक्ट लिखवाया हूँ, उसको भी आप स्टार मार्क करके लिख लेना, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। देखिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आपका बाई कैमरलिज्म, कहाँ पे, सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो इसमें क्या आया, फर्स्ट क्या था, लोअर हाउस आया, लोअर क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली। कितने मेंबर होंगे, 145 मेंबर्स। और कितना ये टर्म होगा, 3 ईयर टर्म, ठीक है। अपर हाउस एक आ गया, इसको क्या बोलेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसका क्या हुआ, 60 मेंबर्स हैं एंड 5 ईयर टर्म, ठीक है। लोअर हाउस, अपर हाउस, लोअर हाउस को क्या बोलते थे, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसका मेंबर कितने थे, 145, और इसका टर्म कितना था, 3 ईयर्स। एंड वही अपर हाउस देखा जाए, काउंसिल ऑफ स्टेट, 60 मेंबर्स, 5 ईयर टर्म। नेक्स्ट क्या था, मेंबर्स जो थे, क्वेश्चन पूछ सकते थे, आस्क क्वेश्चंस, पास कर सकते थे, एडजर्नमेंट मोशन, ये सारा चीज है ना, हम आगे पार्लियामेंट और चैप्टर में ना हर एक चीज को डिटेल में देखेंगे, अभी बस प्रोविजन आप देख लो, है ना। वोट कर सकते थे, अब पार्ट ऑफ बजट, पूरा बजट नहीं कर सकते थे वोट को, कुछ पार्ट ऑफ बजट को वोट कर सकते थे, लेकिन लाइक देखो, 75% जो बजट था स्टिल नॉट वोटेबल था, बजट नॉट वोटेबल, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन था जो कॉम्युनल रिप्रेजेंटेटिव आया कहाँ पे, 1909 पर, सिर्फ कब कहाँ था, मुस्लिम के लिए था, लेकिन इसको और बढ़ाया गया, इसको एक्सटेंड कर दिया गया, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेटिव। फिर किसको क्या दिया गया, रिप्रेजेंटेशन, यहाँ दिया गया 6 के लिए, 6 यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, ठीक है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करना, राइट ऑफ वोटिंग, लेकिन क्या था, ओनली लिमिटेड पीपल, ओनली टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। एक और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछ चुका है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन।
तो वही सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1926। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट हुआ हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इंट्रोड्यूस किया गया, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोड्यूस किया गया डायरेक्ट डायरेक्ट इलेक्शन को। ठीक है, वही हम कौन सा देखे थे? 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या देखे थे? इनडायरेक्ट इलेक्शन आया था ना, लेकिन यहाँ पे आके आपको डायरेक्ट इलेक्शन आ गया 1919 में। 1892 इनडायरेक्ट और 1919 डायरेक्ट इलेक्शन। लास्ट प्रोविजन इसको कर लिखना, तो सेपरेट कर दिया गया, सेपरेट किया प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से। प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, सेपरेट कर दिया गया एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे, वो अपना बजट को खुद इनेक्ट कर सकते थे। ठीक है, अब देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नाइनटीन 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन का स्टैब्लिशमेंट होता है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी सब जगह क्वेश्चन से पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्या हुआ? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, डिवीजन ऑफ पावर। पावर्स का डिवीजन हुआ कैसे? फेडरल लिस्ट आया, एक इसका था सेंटर से, सेंटर, और इसमें जो टोटल जो सब आइटम्स होंगे कितने होंगे? 59 आइटम्स। फिर उसके बाद प्रोविंशियल लिस्ट, प्रोविंसेस में यहाँ पे 54 आइटम्स। अगेन देखो कंकरेंस लिस्ट, ये दोनों के पास था, बोथ के लिए यहाँ पे रखा गया 36 आइटम। इसको आप याद कर लेना कितने? फेडरल लिस्ट सेंटर के पास 59 आइटम्स, प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंसेस के पास कितना? 54 आइटम्स, और कंकरेंट लिस्ट जो दोनों के पास था वहां पे कितना? 36 आइटम्स। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, और एक और बच्चा रेसिड्यू, रेसिड्यूरी पावर्स। ये ऐसे थे वो जिसमें फेडरल प्रोविंशियल करके कहीं भी नहीं था, इसको रेसिड्यूरी पावर्स में रखा गया, और एक इसके पास था वाइसरॉय के पास। ठीक है, एक वाइसरॉय के पास। नेक्स्ट इसका प्रोविजन क्या था? एबोलाइज कर दिया गया डायरकी। कहाँ पे? प्रोविंसेस। एंड प्रोविंसेस को क्या दिया गया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोविंसेस को दिया गया। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, लिख लेते हैं, इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और हुआ क्या इससे? कारण क्या हुआ कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ प्रोविंसेस में। ठीक है, जो गवर्नर थे प्रोविंसेस में, जो गवर्नर थे वो क्या करते? एक्ट विद एडवाइस ऑफ
मिनिस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये क्या था ना, ये मतलब इफेक्ट में आया तो 1937 में। ठीक है, एक मिनट, ये 1937 में इफेक्ट में आ गया था। ठीक है, बट क्या हुआ, डिसकंटिन्यू कर दी हो गया तब में 1939 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्या आएगा, बाई कैमलरिज्म। बाई कैमलरिज्म का प्रोविंसेस आया, जैसे हमने देखा था 19, हाँ 1919 में देखा था ना, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव में आया था, अपर एंड लोअर हाउस। ठीक है, जो लोअर हाउस में कितने थे, 145 मेंबर्स थे, और कितने ईयर का टर्म था, 3 इयर्स का। और वैसे ही अपर हाउस में कितने थे, 60 मेंबर थे, और टर्म कितना था, 5 इयर्स का। तो ऐसे ही कुछ प्रोविंसेस में भी बाई कैमरलिज्म को लाया गया। कितने थे, 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। जो टोटल 11 प्रोविंसेस थे उसमें से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म का लाया गया। ठीक है, तो कौन कौन सा प्रोविंसेस है नाम देख लेते हैं, इसको स्टार मार्क करके लिखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ना, जो इसमें मैक्सिमम जो प्रोविजन है ना, काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप मेंस में भी आंसर राइटिंग करोगे ना, तो अगर क्वेश्चन आ गया क्या क्या प्रोविजन हम कहाँ कहाँ से लिए थे, तो काफी सारा प्रोविजन आपको लिखना पड़ेगा आपको मेंस में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ए प्रोविजन लिया गया था, तो इस सारा चीजें यहाँ आंसर राइटिंग में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है, तो इसको और एकदम बाई हार्ट याद कर लेना। तो लिखते हैं बंगाल, बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ, उसके बाद मद्रास में हो गया, एंड बॉम्बे पे हुआ, उसके बाद आपका असम में हो गया, एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। बंगाल बिहार ऐसे याद रहेगा, यूनाइटेड प्रोविंसेस यूपी, बॉम्बे, मद्रास, असम। बंगाल बिहार मद्रास, बॉम्बे, असम, यूनाइटेड प्रोविंसेस। एक बार फिर से रिपीट करना, बंगाल बिहार मद्रास, बॉम्बे, असम, यूनाइटेड प्रोविंसेस। अगेन देखो, जो कॉमनल रिप्रेजेंटेटिव था ना, कॉमनल रिप्रेजेंटेशन, वो एक्सटेंड किया गया किस किसके लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट, किसके लिए, एससी, एससी, ओमेन, एंड लेबर। अब किया गया जो फ्रेंचाइज था, वोटिंग, वोटिंग वाला, एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज। 10% जो पॉपुलेशन था ना, 10% पॉपुलेशन गॉट वोटिंग राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, उसके बाद हुआ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट 1937, उसके बाद फेडरल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इस सारा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, फेडरल, प्रोविंशियल, ज्वाइंट। ठीक है, इस सारा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। एंड जो काउंसिल थे ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसको क्या कर दिया गया था, एबोलाइज कर दिया गया, एबोलाइज्ड काउंसिल फॉर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर
इंडिया। नेक्स्ट प्रोविजन है आपका 1957 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसको मैं बस बता देता हूँ, इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जो आप देखोगे तो आप उसको एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, और थोड़ा आप देख लो। यहाँ पे जो क्या था, ब्रिटिश रूल था उसको एंड कर दिया गया। ठीक है, इंडिया क्या बना, इंडिपेंडेंट बना एंड सोवरेन स्टेट बना कब, 15 अगस्त 1947 को। एक है वो पार्टीशन दिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान में। जो ऑफिस थे वाइसरॉय का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इस सबको क्या कर दिया गया, आपको एबलाइज कर दिया गया। फ्रीडम ग्रांट कर दिया गया किसको, इंडियन प्रिंसली स्टेट को। अब इन जो प्रिंसली स्टेट है उनके पास ऑप्शंस क्या था, डोमिनियन ऑफ इंडिया में रहने का, या पाकिस्तान में ज्वाइन करने का, या इंडिपेंडेंट रहने का। तो यही कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, और बाकी जो प्रोविजन थे उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर आप देखोगे भी उसको तो आप इजिली उसको एलिमिनेट कर लोगे कि अच्छा ये सारा प्रोविजन तो ऑब्वियसली 1947 का टाइम में ही आया होगा। तो आज का लेक्चर इतना ही तक। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक्स है, एक बेसिक फाउंडेशन आपका रेडी करता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कि कैसे कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, स्टार्टिंग से कैसे कैसे यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुआ। और ठीक है, तो इस सारा चीजें हमने कवर कर लिया। कल के लेक्चर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल, ये दो चैप्टर, या उससे अगर ज्यादा भी कुछ पॉसिबल हुआ तो सारा चीजें हम कल के क्लास में कवर कर लेंगे। मैं आपसे एक चीज श्योर करना चाहता हूँ, अगर आप इंड तक जैसे जैसे मैं लेक्चर देते जा रहा हूँ, अगर आप देखते रहोगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपका बेसिक्स एंड जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा आपका क्लियर होते जाएगा, उससे क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।